नमस्कार। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS 2023 ने पुरानी IPC 1860 को रिप्लेस किया है और इसके कई प्रावधानों को समझना लॉ स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल सबके लिए ज़रूरी है। आज हम BNS के एक अहम चैप्टर पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। जी बिल्कुल। आज हम फोकस कर रहे हैं चैप्टर 5 पर। इसका टाइटल है लैंगिक अपराधों के विषय में, महिलाओं और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में। इसकी पहली ही धारा 63 बलात्संग यानी रेप को परिभाषित करती है। ये तो एक बहुत ही विस्तृत और कह सकते हैं संवेदनशील धारा है। BNS में इसकी परिभाषा में क्या कुछ खास है? ये धारा 63 वास्तव में बहुत व्यापक है और पिछली विधियों की तुलना में ये बलात्कार के दायरे को और ज्यादा स्पष्ट और विस्तृत करती है। सबसे पहले तो ये सिर्फ लिंग के योनि में प्रवेश यानी पाइनल वेजाइनल पेनिट्रेशन तक ही सीमित नहीं है। ये 4 तरह के कृत्यों को शामिल करती है। क, पुरुष द्वारा अपना लिंग महिला की योनि, मुख, मूत्रामार्ग या गुदा में प्रवेश कराना। ख, लिंग के अलावा कोई वस्तु या शरीर का कोई अंग जैसे उंगली महिला की योनि, मूत्रामार्ग या गुदा में किसी भी मात्रा तक मतलब इवन स्लाइटेस्ट पेनिट्रेशन प्रवेश कराना। ग, महिला के शरीर के किसी हिस्से का इस तरह हस्त साधन मतलब मैनिपुलेशन करना जिससे उसकी योनि, मूत्रामार्ग, गुदा आदि में प्रवेश हो। और घ, महिला की योनि, गुदा, मूत्रामार्ग पर अपना मुंह लगाना जिसे ओरल एप्लीकेशन कहते हैं। तो आप देख सकती हैं शारीरिक कृत्य का दायरा काफी बड़ा रखा गया है। लेकिन क्या सिर्फ ये शारीरिक कृत्य ही बलात्कार माने जाते हैं या कुछ और भी जरूरी है इसके लिए? नहीं, ये कृत्य अपने आप में बलात्कार नहीं है। धारा 63 बिल्कुल साफ करती है कि ये कृत्य बलात्कार तभी माने जाएंगे जब वो 7 बताई गई परिस्थितियों में से किसी एक के तहत किए गए हों। और ये 7 परिस्थितियां असल में महिला की वैध सहमति वैलिड कंसेंट के अभाव को दर्शाती हैं। ये हैं 1. महिला की इच्छा के विरुद्ध। 2. महिला की सहमति के बिना। 3. ऐसी सहमति जो महिला या उसके किसी करीबी को मृत्यु या चोट के डर में डालकर ली गई हो। 4. ऐसी सहमति जो धोखे से ली गई हो, जैसे पुरुष जानता है कि वो महिला का पति नहीं है पर महिला उसे अपना पति समझकर सहमति दे देती है। 5. ऐसी सहमति जो तब दी गई हो जब महिला चित्त विकृति, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड या नशे, इंटॉक्सिकेशन या किसी पदार्थ के असर के कारण सहमति की प्रकृति और उसके परिणाम को समझने में असमर्थ हो। 6. यदि महिला 18 वर्ष से कम आयु की है या उसकी सहमति या असहमति मायने ही नहीं रखती, इट्स इररिलेवेंट। और 7वां, जब महिला किसी भी कारण से सहमति देने में ही असमर्थ हो, अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट। इसमें कंसेंट मतलब सहमति की परिभाषा पर खास जोर दिया गया है ना? खासकर स्पष्टीकरण 2 में ये कहता है कि सहमति स्पष्ट विनिर्दिष्ट करार होनी चाहिए और सिर्फ शारीरिक विरोध न करना सहमति नहीं है। इसका क्या महत्व है? ये क्यों इतना जरूरी है? ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। स्पष्टीकरण 2 सहमति को आप कह सकते हैं पैसिव सबमिशन यानी निष्क्रिय स्वीकृति से बिल्कुल अलग करता है। ये कहता है कि सहमति एक अनइक्वोकल वॉलंटरी अग्रीमेंट होनी चाहिए, यानी एक स्पष्ट स्वैच्छिक समझौता जिसे महिला शब्दों, इशारों या किसी भी तरह के संचार, वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से व्यक्त करे। और जो सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी बात है इसमें, वो ये कि मात्र इस तथ्य के कारण कि महिला ने प्रवेश के कृत्य का भौतिक रूप से विरोध नहीं किया, यह नहीं समझा जाएगा कि उसने लैंगिक क्रियाकलाप के प्रति सम्मति प्रदान की है। ये उस पुरानी गलत धारणा को खारिज करता है कि अगर विरोध नहीं किया तो मतलब सहमति थी। अब कानून स्पष्ट रूप से एक सकारात्मक व्यक्त सहमति, जिसे अफर्मेटिव कंसेंट कहते हैं, उसकी मांग करता है। अच्छा, और इसके अपवाद क्या है, एक्सेप्शंस? हाँ, 2 अपवाद दिए गए हैं। पहला, कोई चिकित्सीय प्रक्रिया या इंटरवेंशन, वो बलात्कार नहीं माना जाएगा, जाहिर है। दूसरा, किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन या लैंगिक कृत्य बलात्कार नहीं है अगर पत्नी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं है। ये वो मैरिटल रेप एक्सेप्शन है जो अभी भी कानून का हिस्सा है, बशर्ते पत्नी वयस्क हो। तो धारा 63 के मुख्य निष्कर्ष क्या हुए, अगर हम इसे समेटना चाहें? जरूर। धारा 63 पर ध्यान देने योग्य बातें हैं। पहला, बलात्कार के शारीरिक कृत्य की परिभाषा बहुत व्यापक है। इसमें लिंग के अलावा वस्तु, शरीर के अंग, हस्त साधन और मुख का प्रयोग भी शामिल है। दूसरा, सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वैध सहमति का अभाव।
और अमान्य सहमति की 7 स्थितियां स्पष्ट रूप से बताई गई हैं। तीसरा, सहमति स्पष्ट, स्वैच्छिक और संचारित होनी चाहिए। सिर्फ शारीरिक प्रतिरोध की कमी सहमति नहीं मानी जाएगी। ये बहुत अहम है। और चौथा, चिकित्सीय प्रक्रियाओं और 18+ आयु की पत्नी के साथ पति का यौन संबंध अपवाद 2 के तहत इसके दायरे से बाहर है। ठीक है, अब जब परिभाषा इतनी स्पष्ट है तो इसके लिए दंड क्या तय किया गया है? धारा 64 बलात्संग के लिए दंड, इसमें क्या प्रावधान है? धारा 64 जो है वो दंड को 2 स्तरों पर बांटती है। उपधारा 1 सामान्य परिस्थितियों में, मतलब नॉन एग्रोवेटेड रेप के लिए है। इसमें दोषी को कठोर कारावास यानी रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जिसमें सख्त मजदूरी करनी पड़ती है, उसकी सजा होगी। ये सजा 10 वर्ष से कम नहीं होगी, लेकिन आजीवन कारावास, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक हो सकती है, और साथ में जुर्माना भी देना होगा। और दूसरा स्तर, वो उपधारा 2 किन स्थितियों के लिए है? उपधारा 2 उन स्थितियों के लिए है जिन्हें कानून गंभीर परिस्थितियां या एग्रोवेटेड सर्कमस्टांसेस मानता है। इनमें सजा बहुत ज्यादा कठोर है। न्यूनतम 20 वर्ष का कठोर कारावास, मिनिमम 20 इयर्स रिगरस इम्प्रिजनमेंट, और ये सजा अपराधी के शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास, माने इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ तक हो सकती है, और जुर्माना तो है ही। ये गंभीर परिस्थितियां कौन सी हैं? कानून किन स्थितियों को ज्यादा गंभीर मान रहा है यहाँ? हाँ, ये सूची काफी लंबी है और ये दिखाती है कि कानून कहाँ भरोसे के उल्लंघन या पीड़ित की विशेष कमजोरी को ज्यादा गंभीरता से लेता है। इसमें शामिल हैं जैसे पुलिस अधिकारी द्वारा थाने में या अपनी हिरासत में किया गया बलात्कार, किसी लोक सेवक, सशस्त्र बल के सदस्य या अस्पताल के मैनेजमेंट या स्टाफ द्वारा अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करते हुए किया गया बलात्कार, महिला के रिश्तेदार, संरक्षक, शिक्षक या कोई ऐसा व्यक्ति जो उस पर भरोसे या अधिकार की स्थिति में हो, उसके द्वारा भी किया गया बलात्कार, सांप्रदायिक या जातीय हिंसा के दौरान, गर्भवती महिला के साथ, ऐसी महिला के साथ जो सहमति देने में असमर्थ है या मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम मतलब डिसेबल्ड है, सामूहिक बलात्संग यानी गैंगरेप, ऐसा बलात्कार जिससे महिला को गंभीर शारीरिक चोट पहुंचे या वो निष्क्रिय अवस्था मतलब वेजिटेटिव स्टेट में चली जाए, और किसी ऐसे अपराधी द्वारा जो पहले भी बलात्कार का दोषी ठहराया जा चुका हो मतलब रिपीट ऑफेंडर हो। अपराध की गंभीरता को कई गुना बढ़ा देती हैं। जब कोई भरोसे की स्थिति का दुरुपयोग करता है, जैसे पुलिस, डॉक्टर, टीचर, रिश्तेदार या पीड़ित की अत्यधिक लाचारी का फायदा उठाता है, जैसे गर्भवती या अक्षम महिला, या अपराध सामूहिक रूप से किया जाता है, तो ये समाज के लिए और सुरक्षा की भावना के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए कानून इन स्थितियों में ज्यादा कठोर दंड का प्रावधान करके एक बहुत मजबूत संदेश देना चाहता है, और धारा स्पष्ट रूप से आजीवन कारावास का मतलब भी बताती है कि वो व्यक्ति के बाकी जीवन के लिए है। तो धारा 64 का सार क्या हुआ, मुख्य बातें? धारा 64 के मुख्य बिंदु संक्षेप में: सामान्य बलात्कार के लिए न्यूनतम 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना, गंभीर परिस्थितियों में मतलब एग्रेवेटेड सर्कमस्टेंसेस में न्यूनतम 20 साल से लेकर शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास तक की सजा और जुर्माना। ये गंभीर परिस्थितियां मुख्य रूप से भरोसे के पदों के दुरुपयोग, पीड़ित की विशेष कमजोरी या अपराध की क्रूरता से जुड़ी हैं। कठोर कारावास और शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास जैसे शब्दों का इस्तेमाल दंड की गंभीरता को दिखाता है। इसके बाद आती है धारा 65 कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड। कतिपय मामले ये विशेष रूप से नाबालिगों से संबंधित लगते हैं ना? जी हाँ, बिल्कुल। धारा 65 नाबालिग पीड़िताओं के मामलों में और भी सख्त दंड का प्रावधान करती है। इसकी उपधारा 1 कहती है कि यदि कोई व्यक्ति 16 वर्ष से कम आयु की किसी महिला से बलात्कार करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल का कारावास होगा, तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी दायी होगा। तो यहाँ न्यूनतम सजा 20 साल है, जो शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास तक जा सकती है, और जुर्माना भी। यहाँ एक छोटा सा सवाल, धारा 63 सीवी में सहमति के लिए उम्र 18 साल बताई थी, लेकिन यहाँ 16 साल लिखा है। क्या ये कोई विरोधाभास है या मैं गलत समझ रही हूँ? नहीं, आप बिल्कुल सही पॉइंट उठा रही हैं। ये एक ध्यान देने वाली बात है। धारा 63(6) सहमति के लिए उम्र 18 वर्ष मानती है, जबकि धारा 65(1) दंड के लिए 16 वर्ष का जिक्र करती है। ये संभव है कि ये टेक्स्ट पिछले कानूनों से लिया गया हो या शायद कोई टाइपिंग एरर हो, क्योंकि मौजूदा पॉक्सो एक्ट और बाकी संदर्भों में 18 साल की उम्र को ही मानक माना जाता है।
लेकिन हाँ, जब तक कानून में कोई संशोधन या कोर्ट द्वारा स्पष्टीकरण नहीं आता, टेक्निकली रूप से हमें धारा 65(1) में 16 वर्ष ही पढ़ना होगा। पर विधि छात्रों को इस कह सकते हैं विसंगति के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, और उपधारा 2 क्या कहती है? उपधारा 2 स्थिति को और भी गंभीर मानती है। ये कहती है कि यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष से कम आयु की किसी बच्ची से बलात्कार करेगा, वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि 20 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो आजीवन कारावास, जिसका अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल का कारावास है, तक की हो सकेगी, और जुर्माने से या मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ 12 साल से कम उम्र की बच्ची के मामले में न्यूनतम सजा 20 साल से लेकर शेष जीवन के लिए आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड, डेथ पेनल्टी का भी विकल्प है। मृत्युदंड का विकल्प, और इसमें जुर्माने के बारे में भी कुछ खास कहा गया है ना? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 65 की दोनों उपधाराओं में ये साफ लिखा है कि जुर्माना पीड़िता के चिकित्सा व्ययों को पूरा करने के लिए और उसके पुनर्वासन के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा, और उसका भुगतान सीधे पीड़िता को किया जाएगा। ये एक बहुत अहम कदम है। ये विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस यानी पीड़ित केंद्रित न्याय की तरफ इशारा करता है, जहां जुर्माने का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि पीड़ित की मदद करना भी है। तो धारा 65 के मुख्य पहलू क्या हुए? आवास और पीड़ित केंद्रित जुर्माना। दूसरा, 12 वर्ष से कम आयु की पीड़िता पर बलात्कार, न्यूनतम 20 वर्ष से शेष जीवन तक आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड, और पीड़ित केंद्रित जुर्माना। दूसरा, 12 वर्ष से कम आयु की पीड़िता पर बलात्कार। तीसरा, जुर्माने का उद्देश्य पीड़ित के मेडिकल खर्चों और पुनर्वास में मदद करना है और उसे सीधे भुगतान किया जाएगा। दूसरा, 12 वर्ष से कम आयु की पीड़िता पर बलात्कार। और चौथा, वो 16 साल बनाम 18 साल वाली आयु सीमा की संभावित विसंगति, जिस पर ध्यान देना जरूरी है। ठीक है। अब धारा 66, पीड़िता की मृत्यु या सतत निष्क्रिय अवस्था कारित करने के लिए दंड, ये किन परिस्थितियों में लागू होती है? धारा 66 उन बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और गंभीर मामलों से संबंधित है जहां धारा 64 के तहत अपराध करते समय, यानी सामान्य या गंभीर बलात्कार करते समय, अपराधी ऐसी चोटें पहुंचाता है जिनसे या तो पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वो सतत निष्क्रिय अवस्था, जिसे अंग्रेजी में परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट या पीवीएस कहते हैं, उसमें चली जाती है। पीवीएस ऐसी स्थिति है जहां ब्रेन का ऊपरी हिस्सा काम करना बंद कर देता है, लेकिन शरीर के बेसिक फंक्शंस चलते रहते हैं। व्यक्ति होश में नहीं होता और उसके ठीक होने की संभावना लगभग शून्य होती है। ओह। और ऐसी भयानक स्थिति में दंड क्या है? ऐसी स्थिति में दंड और भी ज्यादा कठोर है। अपराधी को न्यूनतम 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा होगी, मिनिमम 20 इयर्स। ये सजा शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास तक बढ़ सकती है या फिर उसे मृत्युदंड दिया जा सकता है। ये दिखाता है कि कानून अपराध के परिणाम की जो चरम गंभीरता है उसको पहचानता है और उसके अनुसार अधिकतम दंड का प्रावधान करता है। तो धारा 66 का मुख्य संदेश क्या है? मुख्य संदेश ये है कि यदि बलात्कार का नतीजा पीड़िता की मृत्यु या स्थायी निष्क्रिय अवस्था पीवीएस है, तो ये अपराध कह सकते हैं हत्या के बराबर या उससे भी गंभीर माना जा सकता है और इसके लिए अधिकतम संभव दंड मृत्युदंड समेत दिया जा सकता है। इसके मुख्य बिंदु ये तब लागू होती है जब धारा 64 के तहत बलात्कार के दौरान पहुंचाई गई चोटों से मृत्यु या पीवीएस हो जाए। दंड न्यूनतम 20 वर्ष कठोर कारावास से लेकर शेष प्राकृतिक जीवन के लिए आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक हो सकता है। हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 62 से 66 तक की ये यात्रा पूरी की। हमने देखा कि कैसे कानून न केवल अपराध को बल्कि उसके प्रयास यानी अटेम्प्ट को भी दंडित करता है। हमने बलात्कार की एक बहुत विस्तृत और कह सकते हैं आधुनिक परिभाषा देखी, जिसमें सहमति के महत्व पर, खासकर व्यक्त और स्वैच्छिक सहमति अफर्मेटिव कंसेंट पर बहुत जोर दिया गया है। हमने ये भी देखा कि कैसे कानून अपराध की गंभीरता, अपराधी की स्थिति और पीड़ित की कमजोरी के आधार पर दंड के अलग अलग स्तर तय करता है और नाबालिगों तथा सबसे गंभीर परिणामों वाले मामलों में तो अत्यंत कठोर दंड का प्रावधान करता है। ये बिल्कुल साफ है कि नया कानून महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा और उनकी शारीरिक स्वायत्ता, बॉडीली ऑटोनॉमी को बहुत गंभीरता से लेता है। तो चलिए सेक्शन 67 से शुरू करते हैं। जरूर। धारा 67 यह है पृथक्करण के दौरान
पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन के बारे में, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड विद हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन। आसान शब्दों में कहें तो ये उस सिचुएशन की बात करता है जहां पति पत्नी लीगली या वैसे भी अलग रह रहे हैं और इस दौरान पति पत्नी की मर्जी के बिना, उसकी कंसेंट के बिना उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है। सेक्शन कहता है जो कोई अपनी पत्नी के साथ उसकी सहमति के बिना मैथुन करेगा, जो पृथक्करण की किसी डिग्री के अधीन या अन्यथा उससे पृथक रह रही है, तो उसे सजा मिलेगी। अच्छा, यहाँ ये पृथक्करण शब्द इम्पोर्टेंट है। क्या इसका मतलब सिर्फ कोर्ट के डिग्री से अलग रहना है या अगर वो आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं तो वो भी इसमें आएगा? हाँ, ये अच्छा सवाल है। देखिए, कानून साफ कहता है पृथक्करण के किसी डिग्री के अधीन या अन्यथा। इसका मतलब है ये सिर्फ जुडिशियल सेपरेशन पर ही लागू नहीं होता। अगर वो किसी और अरेंजमेंट से या आपसी अंडरस्टैंडिंग से भी परमानेंटली अलग रह रहे हैं तो भी ये सेक्शन लागू हो सकता है। मेन चीजें दो हैं, सेपरेशन की सिचुएशन होनी चाहिए और पत्नी की कंसेंट नहीं होनी चाहिए। और ये भी नोट करने वाली बात है कि इसे रेप नहीं माना गया है ना? एक अलग ऑफेंस है ये। बिल्कुल, ये एक स्पेसिफिक ऑफेंस है। तो सजा क्या है इसके लिए? इसके लिए सजा है कम से कम 2 साल की कैद, जो 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है, और जुर्माना भी होगा। यहाँ मैथुन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स का मतलब वही है जो सेक्शन 63 में समझाया गया है, जिसमें अलग अलग तरह के पेनिट्रेशन शामिल हैं। कोई उदाहरण दे सकता है ताकि और आसानी से समझ आए? हाँ बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कोर्ट ने कपल को अलग रहने का ऑर्डर दिया है, जुडिशियल सेपरेशन का। वो अलग अलग घरों में रह रहे हैं। अब एक दिन पति पत्नी के घर जाता है और उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती फिजिकल रिलेशन बनाता है, तो यहां पति सेक्शन 67 के तहत लायबल होगा, क्योंकि वो सेपरेशन में थे और पत्नी की सहमति नहीं थी। ठीक है। तो सेक्शन 67 का निचोड़ ये हुआ कि लीगल या एक्चुअल सेपरेशन के दौरान भी पत्नी की मर्जी के बिना यौन संबंध बनाना एक दंडनीय अपराध है और सजा कम से कम 2 साल है। ये शादीशुदा रिश्ते में भी, खासकर अलगाव के वक्त, सहमति यानी कंसेंट की इंपॉर्टेंस बताता है। बिल्कुल सही कहा। अब आते हैं धारा 68 पर। यह है पद धारण करने वाले या प्राधिकार की स्थिति में बैठे व्यक्ति द्वारा मैथुन, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी एटसेट्रा। ये धारा असल में पावर के मिसयूज की बात करती है। पावर का मिसयूज? अच्छा, ये किन लोगों पे लागू होती है? कौन आते हैं इसमें? देखिए, ये उन लोगों पर लागू होती है जो किसी अथॉरिटी की पोजीशन में है या फिर किसी फिडुशियरी रिलेशनशिप में, मतलब भरोसे के रिश्ते में। इसमें कौन कौन शामिल हैं? पब्लिक सर्वेंट्स हैं, जेल, रिफॉर्म होम्स या महिलाओं और बच्चों के जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके मैनेजर या प्रेसिडेंट, हॉस्पिटल के मैनेजमेंट या स्टाफ के लोग। अगर इनमें से कोई भी व्यक्ति अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाकर किसी ऐसी महिला को जो या तो उसकी कस्टडी में है या उसके चार्ज में है या उस प्रेमिसेस में मौजूद है, उसे अपने साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए उत्प्रेरित या वंचित करता है, मतलब इंड्यूस या सिड्यूस करता है, तो वो इस सेक्शन के तहत अपराधी माना जाएगा। यहाँ भी कहा गया है कि ये एक्ट रेप की कैटेगरी में नहीं आता। ऐसा क्यों है, जबकि यहाँ भी पावर का इम्बैलेंस तो साफ दिख रहा है? हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट लीगल डिस्टिंक्शन है। सेक्शन 68 उन सिचुएशंस को कवर करता है जहां सहमति, मतलब कंसेंट, सीधे फोर्स या धमकी से नहीं ली गई, बल्कि पोजीशन के असर से, लालच देकर, धोखे से या अनड्यू प्रेशर बनाकर ली गई है। लॉ मेकर्स इसे रेप की बजाय पद के दुरुपयोग द्वारा यौन शोषण मानते हैं, लेकिन इसे बहुत सीरियसली लेते हैं। इसीलिए सजा भी काफी सख्त है, कम से कम 5 साल का कठोर कारावास, रिगरस इम्प्रिजनमेंट जो 10 साल तक हो सकता है, और जुर्माना भी है। कठोर कारावास मतलब सजा के साथ सख्त मेहनत भी करनी पड़ सकती है। कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे सकते हैं इसका? सोचिए, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर है, उसने किसी महिला को हिरासत में लिया है। अब वो उसे छोड़ने का या उसके केस में नरमी बरतने का लालच देकर उसे सेक्सुअल रिलेशंस के लिए इंड्यूस करता है। या फिर मान लीजिए कोई महिला हॉस्टल का वार्डन है, वो अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर वहां रहने वाली किसी लड़की को कोई खास सुविधा देने के बहाने यौन संबंध के लिए राजी करता है। ये दोनों ही मामले सेक्शन 68 में आएंगे, क्योंकि आरोपी ने अपनी पावर और पोजीशन का मिसयूज किया है। अच्छा, ठीक है। तो सेक्शन 68 के मेन पॉइंट्स क्या हुए? पहला, ये अथॉरिटी या ट्रस्ट वाली पोजीशन के मिसयूज से जुड़ा है। दूसरा, ये स्पेसिफिक पद वाले लोगों पर लागू होता है। तीसरा, विक्टिम का आरोपी की कस्टडी, चार्ज या प्रेमिसेस में होना जरूरी है।
और चौथा, ये रेप न होते हुए भी एक गंभीर अपराध है जिसमें 5 से 10 साल तक का कठोर कारावास और जुर्माना हो सकता है। पावर के मिसयूज से आगे बढ़ें तो धारा 69 आती है, कपटपूर्ण साधनों या शादी के झूठे वादे से मैथुन, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय डिसीटफुल मीन्स एक्सेट्रा। ये तो आजकल काफी सुनने में आता है। जी हाँ, ये धारा उन मामलों को देखती है जहां किसी महिला की सहमति या तो सीधे धोखे से, डिसीटफुल मीन्स से ली जाती है, या फिर शादी का ऐसा झूठा वादा करके ली जाती है जिसे करने वाले का शुरू से ही निभाने का कोई इरादा नहीं था। नो इंटेंशन टू फुलफिल इट फ्रॉम द बिगिनिंग। कानून ये भी साफ करता है कि कपटपूर्ण साधनों या डिसीटफुल मीन्स में नौकरी या प्रमोशन का झूठा वादा देना या अपनी असली पहचान जैसे धर्म या मैरिटल स्टेटस छुपाकर शादी का वादा करना भी शामिल है। पर इसमें सबसे मुश्किल तो यही साबित करना होता होगा कि वादा करते वक्त ही निभाने का इरादा नहीं था। कोर्ट्स इसे कैसे देखती हैं? बिल्कुल, ये साबित करना प्रोसिक्यूशन के लिए चैलेंज हो सकता है। कोर्ट्स आमतौर पर सारे सर्कमस्टेंसेस को देखती हैं। क्या आरोपी पहले से शादीशुदा था? क्या उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई थी? क्या उसने वादा पूरा करने के लिए कोई भी कदम उठाया? क्या उसके बर्ताव का कोई पैटर्न रहा है? इन सब बातों से इंटेंशन का अंदाजा लगाया जाता है। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि इसे भी रेप नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ कंसेंट धोखे से ली गई है, एब्सेंट नहीं है। समझ गए। और इसके लिए सजा क्या है? इसके लिए 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी खुद को अमीर और सिंगल बताकर किसी महिला से शादी का वादा करता है और यौन संबंध बनाता है, जबकि असल में वो गरीब है और पहले से शादीशुदा भी, और उसका शुरू से शादी का कोई इरादा था ही नहीं, तो सेक्शन 69 के तहत दोषी हो सकता है। तो सेक्शन 69 का निचोड़ हुआ, धोखे या कपटपूर्ण साधनों जैसे झूठी पहचान, नौकरी का लालच से, या शादी के झूठे वादे जिसे निभाने का इरादा ही न हो से यौन संबंध बनाना अपराध है। सजा 10 साल तक हो सकती है और इसमें की एलिमेंट धोखा या कपट है। सही कहा। अब हम एक बहुत ही गंभीर अपराध की तरफ बढ़ते हैं, धारा 70, सामूहिक बलात्संग यानी गैंग रेप। इसके प्रावधान तो यकीनन बहुत सख्त होंगे। कानून इसे कैसे डिफाइन करता है? सेक्शन 70 कहता है कि जहां किसी महिला से एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा एक समूह गठित करके या सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य करते हुए बलात्संग किया जाता है, मतलब एक से ज्यादा लोग एक ग्रुप बनाकर या कॉमन इंटेंशन के साथ रेप करते हैं, तो उन सभी लोगों को रेप का दोषी माना जाएगा। यहां सामान्य आशय यानी कॉमन इंटेंशन बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि अपराध में शामिल सभी का इरादा एक ही था। यानी अगर ग्रुप में किसी एक ने फिजिकली एक्ट न भी किया हो, लेकिन वो उस कॉमन इंटेंशन में शामिल था, तब भी वो दोषी होगा। बिल्कुल। कानून इस तरह के ग्रुप वाले अपराध की गंभीरता को समझता है और सजा में भी ये गंभीरता दिखती है, खासकर जब विक्टिम नाबालिग हो। सजा में क्या फर्क है? अगर विक्टिम वयस्क है, मतलब 18 साल या उससे ज्यादा उम्र की है, तो सभी दोषियों को कम से कम 20 साल का कठोर कारावास होगा। ये आजीवन कारावास तक हो सकता है। और यहां आजीवन कारावास का मतलब है दोषी की शेष प्राकृतिक जीवन काल का कारावास, मतलब जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक जेल। साथ में जुर्माना भी होगा। लेकिन अगर विक्टिम 18 साल से कम उम्र की है तो सजा और भी ज्यादा सख्त है, आजीवन कारावास यानी नेचुरल लाइफ तक, और जुर्माना या फिर मृत्युदंड, डेथ पेनल्टी। मृत्युदंड का प्रावधान, ये तो इसे वाकई बेहद गंभीर अपराधों की श्रेणी में डालता है। और जुर्माने के बारे में भी कुछ खास है शायद। हाँ, दोनों ही मामलों में चाहे विक्टिम वयस्क हो या नाबालिग, कानून कहता है कि जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय व्ययों को पूरा करने के लिए और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्तियुक्त होगा। मतलब फाइन विक्टिम के मेडिकल एक्सपेंसेस और रिहैबिलिटेशन के लिए रीजनेबल और फेयर होना चाहिए। और ये जुर्माना राशि पीड़िता को दी जाएगी। ये सिर्फ सजा नहीं है, बल्कि विक्टिम सेंट्रिक जस्टिस की तरफ एक कदम है। तो सेक्शन 70 का सार हुआ, एक से ज्यादा लोगों द्वारा कॉमन इंटेंशन से किया गया रेप, हर पार्टिसिपेंट दोषी माना जाएगा। वयस्क विक्टिम के लिए मिनिमम 20 साल से लेकर नेचुरल लाइफ तक कैद और जुर्माना। नाबालिग 18 से कम विक्टिम के लिए नेचुरल लाइफ तक कैद या मृत्युदंड और जुर्माना विक्टिम के रिहैबिलिटेशन के लिए होगा और उसी को मिलेगा। एकदम सही। अब है धारा 71। ये उन अपराधियों के लिए है जो ऐसे गंभीर अपराध दोहराते हैं। इसे कहा गया है पुनरावृत्तिकर्ता अपराधियों के लिए दंड, पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। अच्छा, यानी आदतन अपराधी, रिपीट ऑफेंडर्स,
ये किन अपराधों पर लागू होती है धारा? ये धारा तब लागू होती है जब कोई व्यक्ति पहले सेक्शन 64 रेप, सेक्शन 65 खास परिस्थितियों में रेप जैसे विक्टिम का प्रेग्नेंट होना या मेंटली फिजिकली डिसेबल होना, सेक्शन 66 रेप के दौरान गंभीर चोट पहुंचाना या मौत कारित करना, या सेक्शन 70 गैंग रेप के तहत दोषी ठहराया जा चुका हो। और फिर बाद में फिर से इन्हीं में से किसी भी सेक्शन के तहत अपराध का दोषी पाया जाता है। तो अगर कोई इन गंभीर यौन अपराधों में से किसी एक के लिए सजा पा चुका है और छूटने के बाद फिर से वैसा ही अपराध करता है, तो कानून उसके लिए बहुत ही कठोर सजा का प्रावधान करता है। सेक्शन 71 के मुताबिक ऐसे रिपीट ऑफेंडर को या तो आजीवन कारावास, और इसका मतलब फिर वही है शेष प्राकृत जीवन काल का कारावास, या फिर मृत्युदंड से दंडित किया जाएगा। इसमें कोई मिनिमम सजा नहीं है, सीधा मैक्सिमम पनिशमेंट का प्रावधान है। ये तो समाज को ऐसे आदतन और खतरनाक अपराधियों से बचाने के लिए एक बहुत ही कड़ा कदम लगता है। निश्चित रूप से इसका मकसद डिटरेंस भी है और ऐसे अपराधियों को समाज से परमानेंटली अलग करना भी है जो बार बार गंभीर यौन हिंसा करते हैं। तो धारा 71 का मुख्य बिंदु सेक्शन 64, 65, 66 या 70 के तहत पहले कन्विक्शन हो चुका हो और फिर इन्हीं में से किसी सेक्शन के तहत दोबारा अपराध किया हो तो सजा आजीवन कारावास, नेचुरल लाइफ तक या मृत्युदंड होगी। बिल्कुल। अब हम उन सेक्शंस पर आते हैं जो न्याय प्रक्रिया के दौरान विक्टिम की सेफ्टी और प्राइवेसी से जुड़े हैं। धारा 72 कतिपय अपराधों से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण पर रोक लगाती है। डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस एटसेट्रा। ये बेहद जरूरी है क्योंकि सामाजिक कलंक मतलब सोशल स्टिग्मा के डर से कई बार विक्टिम सामने ही नहीं आ पाती। ये किन अपराधों की विक्टिम्स पर लागू होता है? ये उन सभी अपराधों पर लागू होता है जिनकी हमने अभी बात की, यानी सेक्शन 64 से लेकर 71 तक। सेक्शन 72 का क्लॉज 1 साफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति इन सेक्शंस के तहत हुए या कहे गए अपराध की विक्टिम का नाम या कोई भी ऐसी जानकारी जिससे उसकी पहचान हो सकती है उसे छापेगा या प्रकाशित करेगा नहीं, प्रिंट और पब्लिश नहीं करेगा। और अगर कोई ऐसा करता है तो सजा क्या है? तो उसे 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसका मकसद विक्टिम को अनवांटेड पब्लिसिटी और सोशल प्रेशर से बचाना है। लेकिन क्या इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे पुलिस जांच के लिए जरूरत हो या अगर विक्टिम खुद अपनी पहचान बताना चाहे? हाँ, सेक्शन 2 में कुछ बहुत ही लिमिटेड और स्ट्रिक्ट एक्सेप्शंस दिए गए हैं। पहला, पुलिस ऑफिसर द्वारा इन्वेस्टिगेशन के मकसद से सद्भावनापूर्वक इन गुड फेथ और लिखित आदेश के तहत। दूसरा, विक्टिम द्वारा खुद या उसकी लिखित परमिशन से। तीसरा, अगर विक्टिम की मृत्यु हो गई है या वो माइनर है या विकृत चित्त है, अनसाउंड माइंड है, तो उसके जो सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, नेक्स्ट ऑफ किन हैं, उनकी लिखित अनुमति से। लेकिन ये अनुमति भी सिर्फ किसी मान्यता प्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव को ही दी जा सकती है, सीधे मीडिया या किसी और को नहीं। ये एक्सेप्शंस काफी सोच समझकर बनाए गए लगते हैं ताकि प्राइवेसी बनी रहे। तो सेक्शन 72 का सार, सेक्शन 64 से 71 के यौन अपराधों की विक्टिम्स की पहचान उजागर करना दंडनीय है, 2 साल तक की सजा प्लस जुर्माना, सिवाय कुछ बेहद सीमित और नियंत्रित परिस्थितियों के। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी है धारा 73। ये इन अपराधों से संबंधित जो कोर्ट की कार्रवाई होती है उसके पब्लिकेशन को कंट्रोल करती है। प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर इन रिलेशन टू कोर्ट प्रोसीडिंग्स विदाउट परमिशन। अच्छा, तो ये सेक्शन 72 के प्रावधानों को कोर्ट प्रोसीडिंग्स तक एक्सटेंड करती है? हाँ, एक तरह से। सेक्शन 73 कहता है कि सेक्शन 72 में बताए गए अपराधों यानी सेक्शन 64 से 71 तक से संबंधित किसी भी मामले में किसी भी कोर्ट के सामने जो कार्रवाई चल रही है उसके बारे में कोई भी बात उस न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना मुद्रित या प्रकाशित नहीं की जाएगी, विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द कोर्ट। उल्लंघन करने पर सजा वही है, 2 साल तक की कैद और जुर्माना। इसका मतलब मीडिया ट्रायल, कोर्ट में चल रही सुनवाई का ब्यौरा, गवाही वगैरह बिना कोर्ट की इजाजत के पब्लिश नहीं कर सकता। नहीं, इसका उद्देश्य भी वही है, विक्टिम की प्राइवेसी बनाए रखना, गवाहों को प्रभावित होने से बचाना और फेयर ट्रायल सुनिश्चित करना। हालांकि इसमें एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन भी है। वो क्या है? स्पष्टीकरण कहता है कि किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय यानी जजमेंट का मुद्रण या प्रकाशन इस धारा के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। तो निचली अदालतों की कार्यवाही के प्रकाशन पर रोक है बिना इजाजत के, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फाइनल जजमेंट्स को पब्लिश किया जा सकता है।
ये बैलेंस क्यों? शायद इसलिए क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कानून का हिस्सा बन जाते हैं, लीगल प्रेसिडेंट होते हैं। उनका पब्लिक डोमेन में होना कानूनी समझ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, जबकि निचली अदालत की कार्यवाही ज्यादा सेंसिटिव हो सकती है और मामला उस वक्त चल रहा होता है, विचाराधीन होता है। स्पष्ट है। तो सेक्शन 73 का मुख्य बिंदु सेक्शन 64 से 71 से जुड़े मामलों में निचली अदालतों की कार्यवाही का विवरण छापने या पब्लिश करने से पहले कोर्ट की अनुमति लेना जरूरी है। उल्लंघन पर 2 साल तक सजा प्लस जुर्माना, लेकिन हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का प्रकाशन इसका एक्सेप्शन है। तो ये थी भारतीय न्याय संहिता की धारा 67 से 73। इनमें हमने देखा सेपरेशन में मैथुन, पद का दुरुपयोग, धोखे से सहमति लेना, गैंग रेप, रिपीट ऑफेंडर्स और विक्टिम की पहचान और कोर्ट प्रोसीडिंग्स की गोपनीयता जैसे कितने महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। अध्याय 5 के एक बहुत अहम हिस्से पर बात कर रहे हैं। बिल्कुल। धारा 74 से 87 तक जो महिलाओं और विवाह से जुड़े अपराधों के बारे में है। हम कोशिश करेंगे कि इन्हें आसान भाषा में समझें, उदाहरणों के साथ। सही कहा। हमारा मकसद है कि कानूनी प्रावधानों के पीछे की सोच और उनका प्रैक्टिकल असर क्या है, ये सामने आए। ये अध्याय वैसे भी सामाजिक तौर पर बहुत सेंसिटिव है, तो शुरू करते हैं धारा 74 से। हाँ, धारा 74 महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या क्रिमिनल फोर्स का प्रयोग। एक्सपर्ट, इसके जो मुख्य पॉइंट्स हैं वो क्या हैं? जरूर। देखिए, धारा 74 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से या ये जानते हुए कि उसके एक्ट से ऐसा हो सकता है, उस महिला पर हमला करता है या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है, तो उसे सजा मिलेगी। अच्छा, और सजा कितनी है इसमें? सजा कम से कम 1 साल है, लेकिन 5 साल तक हो सकती है और जुर्माना भी लगेगा। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो हमला या क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल और दूसरा ऐसा करने का इंटेंशन मतलब इरादा या फिर नॉलेज, यानी ये जानना कि इससे महिला की मॉडेस्टी आउटरेज होगी। ये जो टर्म है लज्जा भंग करना या आउटरेजिंग मॉडेस्टी, इसका कानूनी मतलब क्या है? ये सुनने में काफी सब्जेक्टिव लगता है। हाँ, आपने सही पकड़ा। लॉ में लज्जा या मॉडेस्टी की कोई सीधी परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन कोर्ट्स ने इसे आम तौर पर महिला की गरिमा, उसकी डिग्निटी और उसके जेंडर से जुड़ी सेंसिटिविटी के तौर पर समझा है। तो मतलब ये केस टू केस डिपेंड करेगा? बिल्कुल, हर मामले के फैक्ट्स और हालात पर निर्भर करता है। जरूरी यह है कि वो काम ऐसा हो जो किसी भी आम समझ वाले इंसान की नज़र में महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाए, और करने वाले का इरादा भी ऐसा ही हो, या कम से कम उसे पता हो कि उसके काम का नतीजा ये हो सकता है। तो जैसे आपने कहा भीड़ में गलत इरादे से छूना, ये एक उदाहरण हो सकता है। हाँ बिल्कुल। ये मान लीजिए किसी महिला को गलत तरीके से पकड़ना या उसके कपड़े खींचने की कोशिश करना जिससे उसकी डिग्निटी हर्ट हो, ये सब इसमें आ सकता है। मेन चीज है इंटेंशन या नॉलेज। सजा भी इसीलिए ठीक ठाक है, मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 5 साल और फाइन। अच्छा, इसी तरह की एक और धारा है शायद 79, जो शब्दों या इशारों से लज्जा भंग करने की बात करती है। तो 74 और 79 में मेन फर्क क्या हुआ? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, धारा 74 जो है वो फिजिकल अटैक या क्रिमिनल फोर्स के इस्तेमाल पर फोकस करती है, मतलब इसमें फिजिकल एक्ट ज्यादा है। जबकि धारा 79 जो है वो शब्दों, आवाजों, इशारों मतलब जेस्चर्स या कोई चीज दिखाने से रिलेटेड है, और मकसद वही है, महिला की लज्जा का अनादर करना। जैसे कि कोई भद्दी टिप्पणी करना या गलत इशारे करना। हाँ बिल्कुल। धारा 79 कहती है कि ऐसा कोई शब्द कहा जाए या आवाज की जाए या इशारा किया जाए या कोई चीज दिखाई जाए इस इरादे से कि वो महिला उसे सुने या देखे या फिर उसके प्राइवेसी में दखल दिया जाए। इसके लिए सजा थोड़ी कम है, 3 साल तक की सिंपल जेल और जुर्माना। तो मोटा मोटी फर्क ये है कि 74 में फोर्स है, 79 में शब्द, इशारे वगैरह। समझ गया। 74 फिजिकल अटैक से जुड़ा है और 79 वर्बल या सिंबॉलिक अपमान से। ठीक है, अब आगे बोलते हैं धारा 75 पर। ये सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में है। हाँ, धारा 75 सेक्सुअल हरासमेंट यानी लैंगिक उत्पीड़न को डिफाइन करती है और इसके अलग अलग रूपों को अपराध मानती है। ये पुरुषों द्वारा किए जाने वाले एक्ट्स पर लागू होती है। इसमें क्या क्या शामिल हैं? इसमें 4 मुख्य तरह के एक्ट्स बताए गए हैं। पहला, अनवांटेड फिजिकल कांटेक्ट या सेक्सुअल एडवांसेस करना, जिसमें साफ तौर पर सेक्सुअल फेवर का प्रस्ताव हो। दूसरा, सेक्सुअल फेवर की डिमांड या रिक्वेस्ट करना। ओके। तीसरा, महिला की मर्जी के बिना उसे पोर्नोग्राफी दिखाना। और चौथा, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स करना, मतलब लैंगिक अर्थ वाली टिप्पणियां।
अच्छा, इसमें सजा के 2 लेवल दिख रहे हैं, सबसेक्शन 2 और 3 में। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि एक्ट्स की गंभीरता में फर्क माना गया है। जो पहले 3 काम हैं, फिजिकल कांटेक्ट का प्रस्ताव, सेक्सुअल फेवर की मांग या पोर्नोग्राफी दिखाना, इन्हें ज्यादा गंभीर माना गया है। इनके लिए सब सेक्शन 2 के तहत सजा है, जो 3 साल तक की कठोर जेल या जुर्माना या दोनों हो सकती है। और चौथे वाले के लिए? जो चौथा काम है, सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स करना, वो सब सेक्शन 3 में आता है। उसके लिए सजा 1 साल तक की जेल है, जो कठोर या साधारण हो सकती है, या जुर्माना या दोनों। वर्क प्लेस पर या कहीं भी इस तरह का बर्ताव इसके दायरे में आ सकता है। स्पष्ट है। ठीक है, अब धारा 76 देखते हैं। ये विवस्त्र करने के इरादे से हमले के बारे में है। विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। ये धारा कहती है कि अगर कोई किसी महिला को कपड़े उतारने या नग्न होने पर मजबूर करने के इरादे से उस पर हमला करता है या क्रिमिनल फोर्स यूज करता है या ऐसे काम के लिए उकसाता भी है, तो उसे सजा मिलेगी। तो ये धारा 74 से कैसे अलग हुई? दोनों में ही हमला या बल प्रयोग है। यहाँ इरादा, इंटेंशन बहुत स्पेसिफिक है। महिला को डिसरोब करना मतलब निर्वस्त्र करना या नग्न होने पर मजबूर करना, ये सिर्फ लज्जा भंग करने से कहीं ज्यादा सीरियस माना गया है और इसमें अबेटमेंट यानी उकसाना भी शामिल है। कोई उदाहरण? जैसे मान लीजिए किसी प्रोटेस्ट के दौरान या हमले में किसी महिला के कपड़े फाड़ने की कोशिश करना या उसे कपड़े उतारने की धमकी देना। इसकी सजा भी काफी ज्यादा है, कम से कम 3 साल जो 7 साल तक जा सकते हैं, और जुर्माना भी। ये तो वाकई बहुत गंभीर अपराध है। चलिए अब प्राइवेसी के उल्लंघन से जुड़े अपराधों पर आते हैं। धारा 77 वॉयरिज्म। हाँ, धारा 77 दृश्य रतिकता या वॉयरिज्म। ये उस सिचुएशन को क्राइम मानती है जहां कोई व्यक्ति किसी महिला को उसके प्राइवेट एक्ट में छिप कर देखता है, और ये तब जब महिला को प्राइवेसी की उम्मीद हो, मतलब वो ये एक्सपेक्ट कर रही हो कि उसे कोई नहीं देख रहा। इसमें सिर्फ देखना ही अपराध है या और भी कुछ? सिर्फ देखना ही नहीं, बल्कि ऐसी हालत में उसकी तस्वीर खींचना या उसे फैलाना मतलब डिसेमिनेट करना भी इसी में शामिल है। ये प्राइवेट एक्ट या निजी क्रिया का क्या मतलब है यहाँ? इसका मतलब है कोई भी ऐसा काम जो आमतौर पर एकांत में किया जाता है, जहां इंसान को प्राइवेसी की उम्मीद होती है, जैसे वॉशरूम यूज करना, नहाना, कपड़े बदलना या यहां तक कि प्राइवेट सेक्सुअल एक्ट्स। तो जैसे चेंजिंग रूम में कैमरा लगा देना? हाँ बिल्कुल, या किसी के घर में ताक झांक करना जब वो अपने निजी पलों में हो। ये सब वॉयरिज्म है। इस धारा में पहली और दूसरी बार के ऑफेंस के लिए सजा अलग अलग क्यों रखी है? ये अपराध की गंभीरता और अपराधी के बार बार ऐसा करने की टेंडेंसी को दिखाता है। पहली बार अगर कोई दोषी पाया जाता है तो सजा मिनिमम 1 साल से 3 साल तक हो सकती है, साथ में जुर्माना। और अगर दोबारा करे तो? अगर वही व्यक्ति दोबारा ये अपराध करता है, मतलब सेकंड या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पर, तो सजा बढ़ जाती है, मिनिमम 3 साल से 7 साल तक, और जुर्माना। ये दिखाता है कि कानून इस तरह के बिहेवियर को दोहराने को लेकर कितना सख्त है। ठीक है, अब आते हैं पीछा करने पर, यानी स्टॉकिंग। धारा 878। ये आजकल ऑनलाइन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। बिल्कुल। धारा 878 पीछा करना, ये स्टॉकिंग को डिफाइन करती है। इसके 2 मेन पहलू हैं। क्या है वो? पहला, अगर कोई पुरुष किसी महिला का पीछा करता है और उससे कांटेक्ट करता है या करने की कोशिश करता है, जबकि महिला ने साफ मना कर दिया हो, मतलब क्लियर इंडिकेशन दे दिया हो कि उसे इंटरेस्ट नहीं है, और ये सब वो पर्सनल इंटरैक्शन बढ़ाने के लिए कर रहा हो। और दूसरा पहलू? दूसरा है जब वो महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी और तरह के इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के इस्तेमाल को मॉनिटर करता है। इसे साइबर स्टॉकिंग भी कहते हैं। तो क्या हर तरह का पीछा करना या कांटेक्ट करना इसमें आ जाएगा? नहीं, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं। जैसे अगर ये काम किसी अपराध को रोकने या उसका पता लगाने के लिए किया गया था और करने वाले को स्टेट ने ये जिम्मेदारी दी थी, या अगर ये किसी कानून के तहत या कानूनी शर्त मानने के लिए किया गया था, या फिर अगर खास हालात में ये बर्ताव रीजनेबल और जस्टिफाइड था। और सजा? क्या इसमें भी रिपीट ऑफेंस पर ज्यादा सजा है? हाँ, वॉयरिज्म की तरह ही। पहली बार पकड़े जाने पर 3 साल तक की जेल और जुर्माना, लेकिन दूसरी या उसके बाद पकड़े जाने पर 5 साल तक की जेल और जुर्माना।
ये महिलाओं को जो लगातार परेशानी और डर झेलना पड़ता है उससे बचाने के लिए है। हमने लज्जा भंग, उत्पीड़न, वॉयरिज्म और स्टॉकिंग जैसे अपराधों पर बात की। अब शादी से जुड़े अपराधों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले धारा 80, डाउरी डेथ। दहेज मृत्यु ये एक बहुत ही संगीन अपराध है और दुर्भाग्य से हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई भी रही है। इस धारा के तहत किसी मौत को डाउरी डेथ मानने के लिए कुछ शर्तें पूरी होनी चाहिए। क्या शर्तें वो? पहली, महिला की मौत शादी के 7 साल के अंदर हुई हो। दूसरी, मौत जलने से या किसी शारीरिक चोट से हुई हो या फिर सामान्य परिस्थितियों से अलग हुई हो, मतलब अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। और तीसरी? तीसरी और सबसे जरूरी शर्त यह है कि ये साबित हो कि मौत से कुछ ही समय पहले, सून बिफोर हर डेथ, उसे दहेज की मांग के लिए पति या पति के रिश्तेदारों ने क्रूएल्टी यानी क्रूरता या हैरासमेंट यानी तंगी दी थी। यहाँ दहेज का मतलब क्या है और क्रूरता को कैसे समझा जाए? दहेज का वही मतलब है जो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 की धारा 2 में है और क्रूएल्टी की परिभाषा बीएनएस की धारा 86 में दी गई है, जिस पर हम अभी बात करेंगे। अगर ये सारी शर्तें पूरी होती हैं तो ये माना जाएगा कि पति या रिश्तेदारों ने ही उसकी मौत की है, shall be deemed to have caused her death। और इसकी सजा तो बहुत सख्त होगी। हाँ, बहुत, कम से कम 7 साल की जेल, जो उम्र कैद तक हो सकती है। आपने धारा 86 का जिक्र किया, ये धारा 85 और 86 से कैसे जुड़ी है? हाँ देखिए, धारा 85 जो है वो पति या रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूएल्टी को एक अलग अपराध मानती है, जिसकी सजा 3 साल तक है, और धारा 86 क्रूएल्टी को डिफाइन करती है। तो धारा 80 डाउरी डेथ में इसी क्रूएल्टी का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ नतीजा मौत है और ये शादी के 7 साल के अंदर हुआ है, इसलिए सजा बहुत ज्यादा है। बेहतर होगा हम पहले 85 और 86 को समझ ले। हाँ ठीक है, तो धारा 85 क्या है? किसी महिला के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। ये सीधा कहती है कि अगर पति या उसका कोई रिश्तेदार महिला के साथ क्रूरता करता है तो उसे 3 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। ये डोमेस्टिक वायलेंस के मामलों में अक्सर लगती है। और धारा 86 जो क्रूरता को डिफाइन करती है। हाँ, धारा 86 क्रूरता की परिभाषा। ये धारा 85 के लिए क्रूएलिटी का मतलब बताती है। इसके 2 हिस्से हैं। पहला क, जानबूझकर किया गया कोई ऐसा बर्ताव, विलफुल कंडक्ट, जिससे महिला को सुसाइड करने के लिए उकसाने की संभावना हो या उसकी जिंदगी, शरीर या सेहत, मानसिक या शारीरिक, को गंभीर चोट या खतरा पहुंचाने की संभावना हो। और दूसरा हिस्सा, दूसरा ख, किसी महिला को तंग करना, हरासमेंट, और ये तंगी इस मकसद से हो कि उसे या उसके किसी रिश्तेदार को किसी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी की गैर कानूनी मांग पूरी करने के लिए मजबूर किया जाए या फिर मांग पूरी न होने पर उसे तंग किया जाए। ये साफ तौर पर दहेज या इसी तरह की मांगों से जुड़ी प्रताड़ना को कवर करता है। तो क्रूरता फिजिकल, मेंटल या फिर आर्थिक मांग से जुड़ी हो सकती है। और यही क्रूरता अगर डाउरी डेथ धारा 80 का कारण बनती है तो मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। बिल्कुल सही। ये धाराएं आपस में जुड़ी हुई हैं और महिलाओं को घरेलू हिंसा और दहेज प्रताड़ना से बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कानूनी हथियार हैं। चलिए अब वापस शादी से जुड़े दूसरे अपराधों पर आते हैं। धारा 81 किस बारे में है? धारा 81 है विधिपूर्ण विवाह की प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास। आसान शब्दों में कहें तो अगर कोई आदमी किसी औरत को धोखा देकर ये यकीन दिलाता है कि वो कानूनी तौर पर उससे शादीशुदा है, जबकि असल में ऐसा नहीं है, और इसी धोखे के आधार पर उसके साथ रहता है या सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वो इस धारा के तहत अपराधी है। मतलब एक तरह से धोखे से शादी का झांसा देकर साथ रहना। हाँ, कुछ वैसा ही जैसे नकली शादी की रस्में करके साथ रहने लगना। यहाँ मेन पॉइंट है धोखा देकर शादी का यकीन दिलाना और फिर सहवास करना। औरत का ये मानना जरूरी है कि वो कानूनी तौर पर पत्नी है। इसकी सजा 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकती है। ठीक है। अगली धारा 82 ये बिगमी यानी द्विविवाह से रिलेटेड है। हाँ, धारा 82 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना। ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति जिसका पति या पत्नी जिंदा है
दूसरी शादी करता है और ये दूसरी शादी पहली शादी के चलते शून्य है, मतलब वॉइड है, तो उसे सजा मिलेगी। सजा 7 साल तक की जेल और जुर्माना है। क्या इसके कुछ अपवाद भी हैं? जैसे मान लीजिए पहली पत्नी कई सालों से लापता है। हाँ, इसमें 2 मुख्य एक्सेप्शंस दिए गए हैं। पहला, अगर पहली शादी किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने शून्य घोषित कर दी हो। दूसरा, अगर पहला पति या पत्नी दूसरी शादी के समय पिछले 7 साल से लगातार गायब रहा हो और उसके जिंदा होने की कोई खबर न मिली हो। अच्छा, लेकिन इस दूसरे वाले एक्सेप्शन में एक शर्त है। दूसरी शादी करने वाले को अपने नए पार्टनर को इन फैक्ट्स की असली सिचुएशन बतानी होगी जहां तक उसे पता है। और अगर कोई जानबूझकर अपनी पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी कर ले तो उसके लिए सब सेक्शन 2 में ज्यादा सजा का प्रावधान है। अगर कोई अपनी पहली शादी की बात छुपाकर दूसरी शादी करता है तो सजा 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकती है। ये एक महत्वपूर्ण अंतर है। ठीक है, अब धारा 83 पर आते हैं। ये भी शादी की रस्मों से जुड़ी है। विधिपूर्ण विवाह के बिना कपटपूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना। ये धारा थोड़ी अलग है। ये उस व्यक्ति को सजा देती है जो बेईमानी से या धोखे के इरादे से शादी की रस्में पूरी करता है, ये जानते हुए कि वो कानूनी तौर पर शादी नहीं कर रहा है। ये धारा 81 और 82 से कैसे अलग है? देखिए, 81 में धोखा देकर सेवास या सेक्सुअल इंटरकोर्स मेन ऑफेंस है। 82 में पहले से शादीशुदा होते हुए दूसरी शून्य शादी करना ऑफेंस है, बिगमी। जबकि 83 में मेन ऑफेंस सिर्फ शादी की रस्मों को धोखे से पूरा करना, ये जानते हुए कि इससे कानूनी शादी नहीं हो रही। हो सकता है इसमें पहले से कोई पति पत्नी ना हो, लेकिन रस्मी फ्रॉड हो, शायद किसी और को धोखा देने के लिए। इसकी सजा 7 साल तक की जेल और जुर्माना है। ओके, अब देखते हैं धारा 84, जो किसी शादीशुदा औरत को फुसला कर ले जाने से संबंधित है। हाँ, धारा 84, विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसला कर ले जाना या निरुद्ध रखना। ये धारा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसी महिला को जिसके बारे में वो जानता है या यकीन करने का कारण रखता है कि वो किसी दूसरे आदमी की पत्नी है, इस इरादे से ले जाता है या फुसला कर ले जाता है कि वो किसी के साथ अवैध संबंध बनाए, या इसी इरादे से ऐसी महिला को छुपाता या रोकता है, तो उसे सजा मिलेगी। पहले आईपीसी में अडल्ट्री एक अपराध था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। तो क्या ये धारा कुछ हद तक उस कमी को पूरा करती है? नहीं, ये बिल्कुल अलग है। अडल्ट्री जो था वो आपसी सहमति से होने वाले संबंध पर फोकस करता था। ये धारा महिला को अवैध संबंध बनाने के लिए फुसलाने, ले जाने या रोकने के एक्ट को क्राइम बनाती है। यहाँ महिला की सहमति का सवाल नहीं है, बल्कि उसे इस मकसद के लिए ले जाने या रोकने वाले व्यक्ति का काम अपराध है। सजा 2 साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों है। ठीक है, और आखिर में धारा 87, विवाह आदि के करने को विवश करने के लिए किसी महिला का व्यापहरण करना, अपहरण करना या उत्प्रेरित करना। ये धारा काफी वाइड है। ये कहती है कि अगर कोई किसी महिला का किडनैपिंग या एब्डक्शन करता है या उसे कहीं जाने के लिए उकसाता या मजबूर करता है, इंड्यूसिंग टू गो फ्रॉम एनी प्लेस, इस इरादे से कि उसे उसकी मर्जी के खिलाफ अगेंस्ट हर विल किसी से शादी करने पर मजबूर किया जाएगा या अवैध संबंध बनाने पर मजबूर या बहकाया, कंपेल्ड और सिड्यूस्ड टू इलिसिट इंटरकोर्स जाएगा, या ये जानते हुए भी कि ऐसा हो सकता है, तो उसे सजा मिलेगी। इसमें धमकी देना या पावर का गलत इस्तेमाल करना भी शामिल है। हाँ, इसमें क्रिमिनल इंटिमिडेशन यानी आपराधिक धमकी या अब्यूज ऑफ अथॉरिटी यानी अधिकार का दुरुपयोग भी शामिल हो सकता है। तो मतलब जबरदस्ती शादी या अवैध संबंध के लिए अपहरण करना या दबाव डालना, ये सब इसके तहत आता है। हाँ, बिल्कुल। किसी महिला को डरा धमकाकर, किडनैप करके या अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके उसे शादी या अवैध संबंध के लिए मजबूर करना या ऐसी सिचुएशन में डालना, ये इस धारा के तहत एक गंभीर अपराध है। इसकी सजा 10 साल तक की जेल और जुर्माना है। बीएनएस के अध्याय 5 के कुछ कह सकते हैं गंभीर अपराधों पर बात करेंगे, खास तौर पर धारा 88 से 99 पर। ये धाराएं अजन्मे बच्चों और नाबालिगों मतलब माइनर्स के खिलाफ होने वाले अपराधों से जुड़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले हम देखते हैं वो अपराध जो गर्भपात यानी मिसकैरेज या अबॉर्शन से जुड़े हैं। ये विषय अध्याय 5 के खंड गर्भपात आदि कारित करने के विषय में आता है। जी हाँ, तो हम शुरुआत करते हैं धारा 88 से। इसका शीर्षक है गर्भपात कारित करना। कानून ये कहता है
जो कोई गर्भवती स्त्री का स्वेच्छया गर्भपात कारित करेगा, यदि ऐसा गर्भपात उस स्त्री का जीवन बचाने के प्रयोजन से सद्भावपूर्वक कारित ना किया गया हो तो उसे दंडित किया जाएगा। अच्छा, तो यहाँ दो बातें हैं। एक तो स्वेच्छा से यानी वॉलंटरली होना चाहिए, और दूसरा इसमें एक एक्सेप्शन है कि अगर माँ की जान बचाने के लिए गुड फेथ में किया गया हो तो वो अपराध नहीं है। एकदम सही। अगर इरादा नेक नहीं है, मतलब माँ का जीवन बचाने का नहीं है, तो ये एक दंडनीय अपराध है। सजा भी है 3 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों। ठीक है। लेकिन इसी धारा में एक और बात है। अगर महिला स्पंदन गर्भाओ, मतलब क्विक विथ चाइल्ड, आसान भाषा में कहें तो गर्भ में शिशु इतना बढ़ गया हो कि उसकी हरकत महसूस हो, अच्छा, तो सजा ज्यादा सख्त हो जाती है, 7 साल तक की कैद और जुर्माना भी। और मान लीजिए कोई महिला खुद ही अपना गर्भपात करवाती है तो क्या वो भी इसमें आती हैं? हाँ, बिल्कुल। धारा का स्पष्टीकरण मतलब एक्सप्लेनेशन साफ कहता है, जो स्त्री स्वयं अपना गर्भपात कारित करती है वह इस धारा के अर्थ के अध्यंतर्गत आती है। हाँ, वो जीवन बचाने वाला अपवाद यहां भी लागू होगा, जाहिर है। कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका? हाँ, जैसे मान लीजिए कोई जानबूझकर किसी गर्भवती महिला को ऐसी दवा दे देता है जिससे गर्भपात हो जाए और उसका इरादा महिला की जान बचाना नहीं है, तो वो धारा 88 के तहत आएगा। ठीक है, तो धारा 88 के मुख्य बिंदु हुए अपनी मर्जी से गर्भपात कराना अपराध है सिवाय मां की जान बचाने के, स्पंदन गर्भा केस में सजा ज्यादा है, और महिला खुद करे तो भी ये लागू होता है। बिल्कुल सही। चलिए अब धारा 89 पर आते हैं। शीर्षक है स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना। तो यहाँ फर्क कंसेंट का है। हाँ जी, बिल्कुल। धारा 89 तब लगती है जब वही काम यानी गर्भपात महिला की सहमति के बिना उसकी मर्जी के खिलाफ किया जाता है। अच्छा। कानून कहता है कि स्त्री की सम्मति के बिना, चाहे वो स्त्री स्पंदन गर्भा हो या नहीं। यहाँ क्योंकि महिला की सम्मति नहीं है, इसलिए ये और भी ज्यादा गंभीर अपराध माना जाता है। और सजा भी ज्यादा होगी फिर तो? हाँ, सजा काफी ज्यादा है। 10 साल तक की कैद हो सकती है या फिर आजीवन कारावास, मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और जुर्माना भी लगेगा। बाप रे, आजीवन कारावास? जी हाँ। और यहाँ ये फर्क नहीं पड़ता कि महिला स्पंदन गर्भा थी या नहीं, बस सहमति नहीं थी, यही बात इसे इतना गंभीर बनाती है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है या कोई और जो महिला को बिना बताए या उसे धोखा देकर उसका गर्भपात कर दे, वो धारा 89 में आएगा। समझ गई। तो धारा 89 में सहमति का न होना सबसे अहम है और सजा आजीवन कारावास तक जा सकती है। अच्छा, अब धारा 90 गर्भपात कारित करने के आशय से किए गए कार्य द्वारा कारित मृत्यु, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, ये धारा उस सिचुएशन को देखती है जहां इरादा, इंटेंशन तो गर्भपात करने का था, लेकिन उस कोशिश में, उस काम में महिला की मृत्यु हो गई। तो धारा 90A कहती है कि अगर कोई गर्भपात करने के इरादे से कोई काम करता है और उससे महिला की मौत हो जाती है तो उसे 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है। और अगर ये काम भी बिना सहमति के किया गया हो तब मामला और भी संगीन हो जाता है। धारा 92 कहती है कि अगर वही काम बिना महिला की सहमति के किया गया और उसकी मृत्यु हो गई तो सजा सीधे आजीवन कारावास तक हो सकती है। ठीक है। और इसमें एक दिलचस्प बात है जो स्पष्टीकरण में लिखी है, वो कहती है इस अपराध के लिए यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी जानता हो कि उस कार्य से मृत्यु कारित करना संभाव्य है। अच्छा, मतलब उसे पता नहीं था कि ऐसा हो सकता है, ये बचाव नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। अगर इरादा गर्भपात का था और मौत हो गई तो ये नहीं कह सकते कि अरे मुझे क्या पता था कि ऐसा भी हो सकता है। ये तो बहुत अहम बात है। जैसे मान लीजिए कोई असुरक्षित तरीके से गर्भपात करने की कोशिश करे और महिला की जान चली जाए तो ये धारा लग जाएगी। जी। तो संक्षिप्त में धारा 90 गर्भपात के इरादे से किए गए काम से मौत होने पर सजा, सहमति नहीं थी तो आजीवन कारावास तक, और ये जानना जरूरी नहीं कि मौत हो सकती थी। एकदम सही। तो ये तीनों धाराएं 88, 89 और 90 गर्भापात से जुड़े अलग अलग पहलुओं को देखती हैं। मतलब स्वेच्छा से करना, सहमति के बिना करना, और अगर मौत हो जाए तो क्या होगा। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं अजन्मे या नवजात शिशु को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधों की तरफ। धारा 91 है शिशु का जीवित पैदा होना रोकने या जन्म के पश्चात उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया काम। ये क्या है? ये धारा उस काम को अपराध मानती है जो जन्म से ठीक पहले या जन्म के फौरन बाद बच्चे की जान लेने के इरादे से किया जाए। अच्छा। मतलब अगर कोई ऐसा काम करे जिससे बच्चा या तो जिंदा पैदा ही ना हो या पैदा होते ही मर जाए और उसका इरादा यही था, तो ये अपराध है।
हाँ, इसमें भी वो अपवाद है कि माँ की जान बचाने के लिए गुड फेथ में किया गया काम अपराध नहीं है। और सजा? सजा इसमें 10 साल तक की कैद या जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं। मतलब ये जन्म के बिल्कुल आसपास के समय में बच्चे की सुरक्षा के लिए है, जैसे जन्म के समय जानबूझकर बच्चे का गला दबा देना या उसे कहीं ऐसे छोड़ देना कि वो मर जाए। हाँ, बिल्कुल इस तरह के काम इसमें आ जाएंगे। ये धारा बेसिकली अजन्मे या बिल्कुल नए जन्मे बच्चे के जीवन के अधिकार को प्रोटेक्ट करती है। समझ गई। और धारा 92, इसका टाइटल है ऐसे कार्य द्वारा जो आपराधिक मानव वध की कोटि में आता है, किसी सजीव अजात शिशु की मृत्यु कारित करना। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये सजीव अजात शिशु और आपराधिक मानव वध की कोटि, इनका क्या मतलब है? हाँ, थोड़ा टेक्निकल है। सजीव अजात शिशु मतलब क्विक अनबॉर्न चाइल्ड, यानी गर्भ में पल रहा वो बच्चा जो इतना विकसित हो गया है कि उसमें जीवन के लक्षण हैं, जैसे माँ उसकी हलचल महसूस कर सकती है। ठीक है। और आपराधिक मानव वध की कोटि में आने वाला कार्य मतलब ऐसा काम जो अगर किसी जन्मे हुए इंसान की मौत का कारण बनता तो वो कल्पेबल होमिसाइड कहलाता। अच्छा। तो धारा 92 तब लागू होती है जब कोई ऐसा कल्पेबल होमिसाइड जैसा काम किया जाता है जिससे माँ तो नहीं मरती पर गर्भ में पल रहे सजीव आजाद शिशु की मौत हो जाती है। यहाँ यह जरूरी है कि काम करने वाले का इरादा माँ को मारने का ना हो। क्या इसका कोई उदाहरण दिया गया है संहिता में? हाँ, एक दृष्टांत है। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा काम करता है और वो जानता है कि इससे गर्भवती महिला की मौत हो सकती है, मतलब अगर मौत हो जाती तो वो आपराधिक मानव वध होता। अब उस काम से महिला को चोट तो लगती है पर वो मरती नहीं, लेकिन उसके गर्भ में जो सजीव बच्चा था उसकी मौत हो जाती है। तो ऐसी हालत में धारा 92 के तहत दोषी होगा। सजा इसमें 10 साल तक की कैद और जुर्माना है। तो ये धारा गर्भ में पल रहे विकसित हो रहे बच्चे को भी कानूनी सुरक्षा देती है अगर उसे किसी ऐसे काम से नुकसान पहुंचे जो अपने आप में गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। सही। तो संक्षेप में धारा 91 जन्म के समय बच्चे की सुरक्षा करती है और धारा 92 गर्भ में विकसित हो रहे सजीव बच्चे की। बिल्कुल सही समझा आपने। चलिए अब अगले सेक्शन पर आते हैं। ये नाबालिगों यानी माइनर्स के खिलाफ अपराधों के बारे में है, लघु के विरुद्ध अपराधों के विषय में। इसमें धारा 93 से 99 तक है। पहली है धारा 93, 12 वर्ष से कम आयु के शिशु को उसके पिता या माता या उसकी देखरेख करने वाले व्यक्ति द्वारा अरक्षित डाल देना और परित्याग करना। जी, ये धारा पेरेंट्स या जो भी बच्चे की देखभाल कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी पर फोकस करती है। कैसे? अगर कोई माता पिता या केयरटेकर 12 साल से कम उम्र के बच्चे को इस इरादे से कि अब उसे पूरी तरह छोड़ देना है, उसका त्याग कर देना है, उसे किसी असुरक्षित जगह या हालत में छोड़ देता है, मतलब एक्सपोजर एंड अबैंडनमेंट, तो ये एक अपराध है। यहाँ 3 चीजें जरूरी हैं। बच्चे की उम्र 12 से कम हो, छोड़ने वाला माता पिता या केयरटेकर हो और इरादा पूरी तरह से छोड़ देने का हो। और इसकी सजा? सजा 7 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकती है। अरे खत्म। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और इसमें एक स्पष्टीकरण भी है जो बहुत जरूरी है, वो ये कि अगर इस तरह छोड़ने से बच्चे की मौत हो जाती है तो छोड़ने वाले पर हत्या यानी मर्डर या आपराधिक मानव वध यानी कल्पेबल होमोसाइड का केस भी चल सकता है। ये धारा उन ज्यादा गंभीर चार्जेस को रोकती नहीं है। अच्छा, समझ गई। मतलब ये अबैंडनमेंट को तो सजा देती ही है, पर अगर नतीजा ज्यादा बुरा हो तो और सख्त धाराएं भी लग सकती हैं। जी ठीक है। अब धारा 94, मृत शरीर के गुप्त व्ययन द्वारा जन्म छिपाना, ये किस बारे में है? ये धारा तब लगती है जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे के जन्म की बात छिपाने के लिए उसके मरे हुए शरीर को चुपचाप कहीं दफना देता है या ठिकाने लगा देता है, मतलब सीक्रेट डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी। ये बच्चे की मौत जन्म से पहले हुई हो या जन्म के दौरान या बाद में, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ मुख्य बात है जन्म छिपाने का इरादा, इंटेंशन टू कंसील बर्थ, और उसके लिए लाश को गुप्त रूप से ठिकाने लगाना। सजा इसमें 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों है। तो मतलब अपराध जन्म छिपाना है और तरीका है लाश को गुप्त रूप से ठिकाने लगाना। ठीक है। अब धारा 95, अपराध कारित करने के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजित करना या नियुक्त करना। ये तो बच्चों को क्राइम में इस्तेमाल करने जैसा हुआ। हाँ,
और ये बहुत ही गंभीर अपराध है। ये धारा किसी नाबालिग यानी माइनर को कोई जुर्म करने के लिए हायर करना, एम्प्लॉय करना या किसी काम में इंगेज करने को दंडित करती है। सजा क्या है इसमें? सजा कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल तक की कैद और जुर्माना भी है। और अगर वो नाबालिग सच में वो जुर्म कर देता है तब क्या होगा? तब बात और गंभीर हो जाती है। कानून कहता है कि अगर जुर्म हो गया तो उस नाबालिग को काम पर रखने वाले को उस जुर्म की सजा भी मिलेगी जैसे उसने खुद वो जुर्म किया हो। ओह, मतलब डबल सजा, एक तो हायर करने की और दूसरी उस जुर्म की। जी हाँ, नियोजन की सजा अलग और अगर जुर्म हुआ तो उसकी सजा अलग। इसमें किसी खास तरह के अपराध का भी जिक्र है क्या? हाँ, एक स्पष्टीकरण है जो खास तौर पर कहता है लैंगिक शोषण या अश्लील सामग्री के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, नियोजन करना, नियुक्त करना या उपयोग करना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत आता है। तो ये सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और पोर्नोग्राफी के लिए बच्चों के इस्तेमाल को भी कवर करता है। उदाहरण? जैसे कोई बड़ा आदमी किसी नाबालिग को चोरी करने भेजता है। अब चाहे चोरी हो या ना हो, वो बड़ा आदमी धारा 95 में तो फंस गया, और अगर चोरी हो गई तो उसे चोरी की सजा भी मिलेगी। ये तो बच्चों को क्राइम से बचाने के लिए बहुत जरूरी सेक्शन है। अब धारा 96, शिशु का व्यापहरण। व्यापहरण यानी अबडक्शन, ये किस मकसद से? धारा 96 के तहत व्यापहरण या फुसरा कर ले जाने का मकसद होता है नाबालिग को किसी और के साथ अवैध संभोग मतलब इलिसिट इंटरकोर्स के लिए मजबूर करना या बहकाना। अच्छा। सजा है 10 साल तक की कैद और जुर्माना। जैसे किसी नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर कहीं ले जाना ताकि उसे प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जा सके। हाँ, ये बिल्कुल सही उदाहरण है। अगला है धारा 97, 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर से चोरी करने के आशय से उसका व्यापहरण या अपहरण। ये धारा 96 से अलग कैसे है? ये बहुत स्पेसिफिक है। पहली बात, ये सिर्फ 10 साल से कम उम्र के बच्चों पर लागू होती है। हाँ। और दूसरी बात, यहाँ किडनैपिंग या अबडक्शन का इरादा बच्चे के जिस्म पर पहनी हुई कोई चलने वाली चीज मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे गहने, कपड़े वगैरह चुराना है। ओ, मतलब इरादा यौन शोषण या फिरौती नहीं बल्कि चोरी है। जी हाँ, इंटेंट टू स्टील फ्रॉम द पर्सन ऑफ द चाइल्ड। सजा है 7 साल तक की कैद और जुर्माना। ये छोटे बच्चों की जो खास वल्नरेबिलिटी होती है उसको ध्यान में रखकर बनाया गया है। यानी किसी छोटे बच्चे ने सोने की चेन पहनी है और उसे चुराने के लिए कोई उसे उठा ले जाए तो वो इस धारा में आएगा। बिल्कुल। अब हम आखिरी 2 धाराओं पर आते हैं, 98 और 99। ये वेश्यावृत्ति वगैरह के लिए नाबालिगों को खरीदने बेचने से जुड़ी लगती हैं। धारा 98 है वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए शिशु को बेचना। सही कहा आपने। धारा 98 किसी नाबालिग को बेचने, सेलिंग, किराए पर देने, लेटिंग टू हायर या किसी और तरह से डिस्पोज ऑफ करने को अपराध मानती है। लेकिन शर्त क्या है? शर्त यह है कि ऐसा इस इरादे से किया जाए कि उस नाबालिग का इस्तेमाल वेश्यावृत्ति प्रोस्टिट्यूशन के लिए होगा या किसी के साथ अवैध संभोग इलिसिट इंटरकोर्स के लिए या फिर किसी और गैर कानूनी और अनैतिक काम अनलॉफुल एंड इमोरल पर्पस के लिए किया जाएगा। इसमें यह जानना या विश्वास करने का कारण होना भी शामिल है कि उसका ऐसा इस्तेमाल होगा। सजा 10 साल तक की कैद और जुर्माना है। इसमें कुछ स्पष्टीकरण भी थे शायद। हाँ, 2 जरूरी स्पष्टीकरण हैं। पहला ये कि अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की को किसी वेश्या को या वेश्यालय चलाने वाले को बेचा या सौंपा जाता है तो कानून ये मान लेगा, प्रिज्यूम कर लेगा कि ये वेश्यावृत्ति के लिए ही किया गया है। बेचने वाले को साबित करना होगा कि ऐसा नहीं था। अच्छा, ये प्रिजम्पशन तो काफी स्ट्रांग है। जी। और दूसरा स्पष्टीकरण अवैध संभोग को डिफाइन करता है, मतलब शादी या मान्यता प्राप्त रिश्ते के बाहर के यौन संबंध। ठीक है। और धारा 99 ये खरीदने के बारे में है। हाँ, धारा 99 दरअसल धारा 98 का दूसरा पहलू है, फ्लिप साइड। ये उस व्यक्ति को सजा देती है जो नाबालिग को वेश्यावृत्ति या अवैध अनैतिक काम के लिए खरीदता है, बाइंग, किराए पर लेता है, हायरिंग या किसी और तरह से अपने कब्जे में लेता है, अदरवाइज ऑब्टेनिंग पोजेशन। इसमें भी वही इरादा या जानकारी वाली बात होगी। हाँ, यहाँ भी खरीदने वाले का इरादा या ये जानना विश्वास करना जरूरी है कि बच्चे का इस्तेमाल इन कामों के लिए होगा। और स्पष्टीकरण भी धारा 98 जैसे ही हैं, खासकर 18 साल से कम की लड़की के मामले में खरीदार के इरादे के बारे में प्रिजम्पशन को लेकर, अगर खरीदार वेश्या या वेश्यालय चलाने वाला है। सजा क्या है खरीदने वाले के लिए? क्या वो अलग है? हाँ, यहाँ सजा और भी ज्यादा सख्त है। धारा 99 में कम से कम 10 साल
और ज्यादा से ज्यादा 14 साल की कैद है और जुर्माना भी। ओह, मतलब खरीदने वाले के लिए सजा ज्यादा है बेचने वाले से। जी हाँ, ये दिखाता है कि कानून ऐसे अपराधों में डिमांड साइड को यानी खरीदार की भूमिका को कितना गंभीर मानता है। जैसे कोई पैसे देकर किसी नाबालिग को अवैध यौन काम के लिए हासिल करता है, वो धारा 99 में आएगा। तो ये धाराएं 98 और 99 मिलकर नाबालिगों की ट्रैफिकिंग और सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ एक मजबूत कानूनी दीवार खड़ी करती हैं, जिसमें बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों के लिए सख्त सजा है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। धन्यवाद। ये भारतीय न्याय संहिता की धारा 88 से 99 तक का एक काफी विस्तृत विश्लेषण था। हमने देखा कि ये कानून कितने जरूरी हैं और जन्मे बच्चों और नाबालिगों को गर्भपात, परित्याग, शोषण और ट्रैफिकिंग जैसे गंभीर अपराधों से बचाने के लिए। निश्चित रूप से ये धाराएं दिखाती हैं कि हमारा कानून समाज के सबसे कमजोर लोगों की सुरक्षा को कितनी अहमियत देता है। ये सिर्फ कानूनी नियम नहीं है, ये जीवन और गरिमा जैसे मूल्यों को दर्शाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात सोचने वाली है कि जैसे जैसे समाज बदल रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, चाहे वो मेडिकल टेक्नोलॉजी हो या ऑनलाइन शोषण के नए तरीके हों। हाँ, ये तो है। तो इन कानूनों की व्याख्या, इनका इंटरप्रिटेशन और एनफोर्समेंट, मतलब इन्हें लागू करने में क्या नई चुनौतियां आ रही हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ये वाकई एक बहुत अहम सवाल है। मतलब कानून तो है, पर बदलते वक्त के साथ उन्हें प्रभावी बनाए रखना भी जरूरी है। इस पर लगातार सोचने की जरूरत है। बिल्कुल। आज की इस गहरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि लॉ स्टूडेंट्स को इन जटिल से लगने वाले सेक्शंस को समझने में काफी मदद मिली होगी। मुझे भी यही उम्मीद है। अगले सत्र अगला चैप्टर देखने के लिए प्लेलिस्ट जरूर फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और एग्जाम प्रेप टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें।